मुख्य अतिथि होने का जो एक दर्द जो होता है, वो दर्द ये होता है कि हम उस प्रेशियस मूल्यवान अतिथि को हम आखिरी के लिए बचा के रखते हैं ताकि अंतिम समय तक उनके लिए लोग बैठे और सुने। तो अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय दिनेश यादव जी। तालियों से इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि इस हाल में कुछ कुर्सियां खाली हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आदरणीय अध्यक्ष भुवनेश्वर जी, मंजू यादव जी, किरण यादव जी, संजय यादव जी, संचालन कर रहे राजेश जी, शोभा यादव जी, माधुरी जी, सभी, अब तो मेरे ख्याल में वही लोग बचे हैं जिनका नाम लेना ही चाहिए। कमल जी हैं, मिथिलेश हैं, राहुल हैं, और संजय जी हैं। हाँ, जनक जी तो हैं। जनक जी को हमने कहा था कि आप ऊपर चढ़ के और रस को संभालो, इन्होंने फिर शायद महिला मंडल को दे दिया, वो अपना चलिए। हाँ। सबसे पहले तो इस बात के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन मौसम की वजह से उन्हें मेरे साथ काम करने वाले ये सब जानते हैं कि अगर मौसम ठीक होता, कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता तो ये डांट खा चुके होते हैं तो जोर की, बल्कि कोर्ट मार्शल जैसी स्थिति मैं कर देता हूँ। लेकिन अब मौसम था, अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रयास रहा, नो डाउट, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ किरण जी को कि वो पूरी यात्रा में बड़ी मेहनत से और निश्चित रूप से मंजू जी ने भी बताया कि सारा छोड़ के इस यात्रा में है, तो उनको धन्यवाद नहीं बल्कि यादव महासभा इनकी आभारी है। और साथ में हमारा अर्जुन जो साथ चल रहा है, अश्विन और राजेश का है, वहाँ रखो बात है। ये सब लोग, आप ये देखिए कि आप कोई कल्पना कर सकता है कि 1.5 महीना तो इनको हो गया और अभी 6.5 महीने इनको और चलना, लेकिन इनके हौसले को मैं सलूट करता हूँ। ये अजय भी आ गया। अब ये सम्मान का नहीं रखा, वरना तो मैं आप तीनों को तो जरूर सम्मानित करना चाहता। किरण जी का तो सम्मान हो जाता है, हो गया, लेकिन मेरी तरफ से आप समझ लो कि गुलदस्ता मैंने आपको तीनों को दे दिया। सारी बातें हो गई। कलश यात्रा जिस अनुमान के साथ प्रारंभ की थी, जहाँ से भी इस 1.5 महीने में कलश यात्रा जिन राज्यों से, जिन जिलों से गुजरी है, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा उत्साह हमारे जाति बंधुओं का, नौजवानों का इसके साथ है। और देखिए, अभी तो शुरुआत है, 1.5 महीना हुआ है, 4 ही राज्य हुए हैं। 18 नवंबर आते आते
ये यात्रा एक तूफान उनके दिल्ली के अंदर आएगी और उस दिन देखना ये होगा कि देश की राजनीति की क्या हालत होती है। और अभी किसी ने कहा कि हो सकता है कि रास्ते में चलते चलते यही रेजिमेंट बन जाए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरा देश का यादव तूफान की तरह दिल्ली में आएगा। जातिगत जनगणना की मांग थी, वो पूरी हो गई है। देखिए, हमें अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हम हमारे मुंह से अगर ये कहें कि हमारी कलश यात्रा की वजह से जातिगत जनगणना हुई है, ये सच है। इसमें हमको कोई झिझक नहीं लाना चाहिए कि भाई ये तो पॉलिटिकल फैसला है, फला है, ढिमका है। लेकिन सच तो ये है कि देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ा अहम है और वो उठा किसने रखा है? यादवों ने उठा रखा है। देश में भी है, लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया तो जिस तरह से बिहार में कलश यात्रा की शुरुआत हुई और जिस तरह से कलश यात्रा पूरे बिहार में चली, तो कहीं न कहीं राजनीति का पानी गर्म हो गया और ये लगा कि अब अगर ये घोषणा नहीं की गई तो शायद बिहार हाथ से जा सकता है। तो योगदान है हमारा, लेकिन इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने जो वर्षों से यादव महासभा की मांग थी उसको पूरा किया। ओबीसी आरक्षण के ऊपर भी बात हो गई काफी सारी। एक जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है और जब मैं युवा यादव महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो एक सर्वे करवाया गया था जिसमें पूरे देश के अंदर 193 यानी 193 200 के करीब लगभग लोकसभाएं ऐसी हैं जहां यादव 25% से ज्यादा है, लेकिन उस अनुपात में हमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो इन दोनों के अलावा यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमको राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। और सोचिए आपकी 193 या लगभग 200 लोकसभाओं में जब यादव जीत के आ जाएगा या रिजर्वेशन की वजह से यादवों के सपोर्ट से चाहे SC हो ST हो वो जीत के आ जाएंगे, तो इस देश का और इस दिल्ली के तख्त का हालत क्या होगा, आप अनुमान लगाइए। अगर 193 से 100 सांसद भी जीत के आए, चाहे किसी भी पार्टी से जीत के आए, और 93 सांसद वो जीत के आगे जो मान लीजिए उनके सपोर्ट से जीते, तो वो दिन दूर नहीं, चाहे 10 साल लगे कि 20 साल लगे, 25 साल लगे, कि दिल्ली के तख्त पे यादव ही बैठेगा। तो ये इस रूप में भी हमको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आयोजकों को संजय आप चले गए तो भैया हमने आपको धन्यवाद दिया अरेंजमेंट के लिए, और आदरणीय मंजू यदु जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी बहुत, देखिए
आपने कहा कि 150 को की उम्मीद थी, और मौसम है भाई, मुझे तो जितनी आगे उतनी की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि क्या है कि मौसम, अच्छा मेरे खुद की ये दशा थी, मैं खुद ही आराम से सर्किट हाउस में बैठा कि लगता तो है नहीं कि चल पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा प्रयास रहा आपका, माधुरी जी का भी अच्छा रहा। वो ममता जी चली गई, निश्चित रूप से जब ममता जी ने जिस तरह से तैयारी वहाँ करी, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। तो सभी साथी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर यादव जी के नेतृत्व में आगे की यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। और देखिए क्या होता है, मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई तो इन्होंने कहा कि कम दिन लेना चाहे इन्होंने, और उन्होंने व्यक्तिगत बात बता दी कि मैं 2-3 चुनाव लड़ चुका हूँ, और भी राजनीति में बहुत इतने खर्चे होते हैं, तो फिर इतना खर्चा ज़्यादा दिन करेंगे तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने एक तो वहाँ कहा था बिहार में कि ये आंदोलन है, ये किसी व्यक्तिगत का नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खर्चा करे। हर कोई इसमें जितना योगदान हो सकता है। अब जैसे यहाँ बात चली, अब बेचारे ममता जी की कोई 4 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत है क्या, या है भी तो क्यों करें, लेकिन उनके मन में उत्साह जागा, उन्होंने किया। तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता जब कोई भी काम, जब आंदोलन बन जाता है तो उसमें फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, और निश्चित रूप से हम सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से यात्रा का संचालन किया है, मैं वो सल्यूट करता हूँ छत्तीसगढ़ को, और साथ के साथ में भुवनेश्वर जी को भी सल्यूट करता हूँ, और मेरे भाई राजेश जी। दरअसल ये तो कार्यक्रम में ऐसा हो गया, वरना आज का कार्यक्रम इनके संचालन में बड़ा जोर का रहता है। तो ठीक है, जो जैसा है अच्छा है। थैंक यू भाई।